हेलो एवरीबॉडी, दिस इज मी आयशा। आई एम बेसिकली अ जेनेटिक साइंटिस्ट और आज मैंने आपको पढ़ानी है फिजिक्स लेक्चर नंबर 1। ये कंप्लीट सीरीज होगी जिसमें आपको ए टू जेड वेन एवर यू आर लुकिंग एट यूट्यूब और आपको ढेर सारी वीडियोस मिलती हैं, ढेर सारे पास पेपर्स मिलते हैं, बट यू गेट वेरी मच कन्फ्यूज कि पता नहीं क्या करूँ क्या छोड़ूं। तो ये कंप्लीट सीरीज होगी जिसके अंदर मैं आपको सारी की सारी फिजिक्स कराऊंगी और मेरी कोशिश होगी जिसके अंदर हम ट्रॉपिकल करेंगे, पास्ट पेपर्स करेंगे, सारा कुछ करेंगे और इतना अच्छा कर लेंगे कि आप एट द एंड ऑफ द डे आपको हर क्वेश्चन, जो भी आपके क्वेश्चन सामने आएगा वो आप इजीली सॉल्व करेंगे। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हमें जानना होगा व्हाट डू यू थिंक फिजिक्स इज लाइक। हमारे पास आपको क्या लगता है फिजिक्स क्या है? जब भी हम केमिस्ट्री के बारे में सोचते हैं ना, तो हमारा पहला माइंड में आता है, जब भी कोई केमिस्ट्री कहता है केमिस्ट्री क्या है, तो हमारे माइंड में सबसे पहले आता है कि समथिंग दैट इज रिलेटेड टू व्हाट डू यू थिंक, समथिंग दैट इज रिलेटेड टू, आपके माइंड में क्या आ रहा है बताएं जरा सोचें। तो केमिस्ट्री, जब भी आप केमिस्ट्री के बारे में सोचते हैं, समथिंग दैट इज रिलेटेड टू केमिकल रिएक्शन। फिर हम बियोलॉजी के बारे में सोचते हैं, बियोलॉजी क्या है, मतलब क्या आपके माइंड में आ रहा है? समथिंग दैट इज रिलेटेड टू बायोलॉजी, समथिंग दैट इज रिलेटेड टू लिविंग ऑर्गेनिज्म, समथिंग दैट इज रिलेटेड टू इकोसिस्टम, इंटरैक्शन, लिविंग ऑर्गेनिजम्स एंड एवरीथिंग। तो whenever we talk about physics, फिजिक्स का मतलब होता है एनीथिंग दैट ऑक्यूपाई स्पेस, जो कि मैटर होता है। इसके बारे में हम मैटर के अंदर मैटर के बारे में पढ़ते हैं। क्या होता है मैटर? एनीथिंग दैट ऑक्यूपाई स्पेस, हर वो चीज जो जगह घेरती है उसको हम मैटर कहते हैं। जैसे कि हमारा बेडरूम भी इवन मैटर है, हमारी वाटर बॉटल, वाटर भी मैटर है, हमारा जो आपका इवन जो लैपटॉप जिस पे आप पढ़ रहे हैं या कोई फोन, वो सारा कुछ मैटर है। तो फिजिक्स के अंदर आप मैटर के बारे में पढ़ते हैं, एनर्जीज के बारे में पढ़ते हैं और how they interact, that is known as physics. Physics is mostly closely related to mathematics and secondly it is the most fundamental science। और ये different technology में use होती है, space exploration में use होती है, computers में use होती है, telecommunication में use होती है, so on and so far। उसके बाद हमारे पास next topic आता है physical versus नॉन फिजिकल क्वांटिटीज। फिजिकल क्वांटिटीज वो क्वांटिटीज होती हैं जो कि मेजर की जा सकती हैं। नॉन फिजिकल क्वांटिटीज कौन सी होती हैं? नॉन फिजिकल क्वांटिटीज वो क्वांटिटीज हो सकती हैं जो मेजर नहीं की जा सकती। अब इसका क्या मतलब? अगर मैं आपको कहूँ कि जाके किसी बच्चे की हाइट मेजर करो, तो आपको पता लग जाएगा कि उसकी हाइट क्या, एग्जैक्ट न्यूमेरिक वैल्यू नंबर्स में। मैं कहती हूँ फॉर एग्जाम्पल किसी की हाइट है 5 फुट 4 इंच, आपने एग्जैक्ट वैल्यू दे दी, न्यूमेरिक वैल्यू दे दी, इसको हम कहते हैं फिजिकल क्वांटिटी, जिसमें आपके पास एक स्पेसिफिक न्यूमेरिक वैल्यू होती है। अब मैं आपको फॉर एग्जांपल, या आप मैथ्स, जब आप किसी दुकान पे जाते हो, आप कहते हो फॉर एग्जांपल, आप कहते हो कि मुझे इतने किलो एक चीज दे दो या इतने ग्राम दे दो, तो वो आप मैथ्स बता रहे हो। आप कहते हो 1 घंटे बाद आना, 1 आवर बाद आना, तो आप उसको एक न्यूमेरिक वैल्यू दे रहे हो, अगला समझ जाएगा कि उसे किस टाइम पहुंचना है। लेकिन जब नॉन फिजिकल क्वांटिटीज की बात होती है, समथिंग दैट कैन नॉट बी मेजर सच एज टेस्ट, फीलिंग, कलर। टेस्ट कैसे? अब मैं कहती हूँ, कोई आपको कहता है कैसा है टेस्ट इसका, मैं कहूंगी मीठा है, वो कहेगा कितना मीठा, मैं कहूंगी बहुत मीठा है, वो कहेगा कितना मीठा है, मुझे समझ नहीं आ रही। मतलब यू कैन नॉट गिव अ न्यूमेरिक वैल्यू टू टेस्ट, फीलिंग। कोई कहता है कि मैं ना बहुत सैड फील कर रहा हूँ, तो वो पूछेगा कितना सैड फील कर रहे हो। यू कैन नॉट गिव अ न्यूमेरिक वैल्यू, आप किसी को नहीं समझा पाओगे अपनी फीलिंग, तो उसको हम कहते हैं नॉन फिजिकल क्वांटिटीज। अब फॉर एग्जांपल कलर्स, ब्राइट, ब्राइट में भी तो बहुत ज्यादा, एक ब्राइट कलर तो बहुत ब्राइट होता है, एक्स्ट्रा ब्राइट, एक लाइट उससे लाइटर, देयर आर लॉट्स ऑफ शेड्स ऑफ कलर। तो यू कैन नॉट गिव एन एग्जैक्ट वैल्यू कि उस वैल्यू से वो कलर डिफाइन हो जाए। फिर हमारे पास आते हैं नेक्स्ट पॉइंट, मेजरमेंट। मेजरमेंट क्या होती है? कंपैरिजन ऑफ एन अननोन क्वांटिटी विद अ स्टैंडर्ड। मेरे पास अननोन क्वांटिटी, फॉर एग्जांपल मेजरमेंट किसे कहते हैं? कि आपके पास एक अननोन क्वांटिटी, फॉर एग्जांपल दिस इज माय बुक, आई एम रियली बैड एट ड्राइंग बट आई विल अज्यूम दैट दिस इज अ बुक। अब इस बुक की मुझे लेंथ नहीं पता कि ये कितनी लेंथ है, बट दिस इज अननोन फॉर मी, दिस इज अननोन फॉर मी। अब इस अननोन का मैंने क्या करना है? एक स्केल उठाना है। अब स्केल तो मेरी नोन है ना, स्केल का तो मुझे पता है कि उसकी मेजरमेंट क्या है। स्केल में 1 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर। मैंने ना इसको इससे मेजर किया, मतलब ये मेरे पास 0, 0, 1, 2, 3, 4, मैंने इस बुक को इसके साथ मेजर किया। क्या? कंपैरिजन, कंपेयरिंग दिस अननोन of unknown quantity. In my case, this is a book with a standard. Standard in this case, this is a scale. Standard जो कि पहले से set होता है। स्टैंडर्ड यूनिट फॉर कंपनी, कुछ यूनिट्स यूज होते हैं स्टैंडर्ड यूनिट, जैसे कि सेंटीमीटर,
केजी, मिलीलीटर, लीटर और इस तरह के एंड सो ऑन सो फॉर, मीटर, सेंटीमीटर क्यूब। तो ये कुछ स्टैंडर्ड होते हैं जो पहले से डिफाइंड आपके पास यूनिट्स होते हैं, जो कि हर जगह पे मेजरमेंट के उसके लिए यूज होते हैं, कैलकुलेशंस के लिए। फिर मेजरमेंट एक्सप्रेशन, आपने हमेशा क्या करना होता है, न्यूमेरिक वैल्यू लिखनी होती है। अच्छा, मैग्नीट्यूड क्या है? न्यूमेरिक मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड होता है न्यूमेरिक वैल्यू। किसी भी चीज को आप नंबर में रिप्रेजेंट करते हो, फॉर एग्जाम्पल 20 सेंटीमीटर, दिस इज द मैग्नीट्यूड प्लस यूनिट। मैग्नीट्यूड मीन्स न्यूमेरिक वैल्यू, नंबर्स में वैल्यू देना। मैं अगर फॉर एग्जाम्पल 20 इज माई, मेजरमेंट को किस तरह एक्सप्रेस किया जाता है, मैग्नीट्यूड बताना, 20 इज माई मैग्नीट्यूड प्लस यूनिट मेरे पास क्या है, सेंटीमीटर। तो मेरे पास क्या बन गया, 20 सेंटीमीटर, और ये मेरी मेजरमेंट है। उसके बाद मेरे पास नेक्स्ट आता है बेस क्वांटिटीज और डिराइव्ड क्वांटिटीज। अब बेस क्वांटिटीज क्या होती है, बेस क्वांटिटीज सिंपलेस्ट इंडिपेंडेंट क्वांटिटीज होती हैं जिससे बाकी डिराइव होती हैं। अब इसका क्या मतलब है, अब ये एक फॉर एग्जांपल मैं आपको एग्जांपल देती हूँ। मेरे पास आ जाता है फॉर एग्जांपल मैथ्स की, मैथ्स में कितने नंबर होते हैं, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 एंड 9। ये टोटल कितने टर्म्स हैं, 10 टर्म्स हैं। यहाँ से लेके यहाँ तक आप इसको यूज करके बाकी जितनी भी काउंटिंग है 1, 0 से लेके 9 तक, ये मेरी क्या हो जाएगी, अज्यूम कर लें कि ये बेस क्वांटिटीज हैं, बेस नंबर्स हैं। मैं इसको अज्यूम करती हूँ, आई डोंट नो दिस इज अ टर्म और नॉट, बट आप इसे बेस कंसिडर करें। और अब इन्हीं को मिक्स एंड मैच करके आप नंबर बनाते हैं। आप 1 उठाते हैं, आप 2 उठाते हैं, तो वो 12 बन जाता है। नाउ दिस इज अ डिराइव्ड यूनिट, डिराइव्ड क्वांटिटी। तो अब मेरे पास क्या, आप 3 उठाते हैं और आप 5 उठाते हैं। ऐसा कोई नंबर नहीं है जो इन नंबर्स के अलावा किसी नंबर से बनाओ। तो ये मेरा बेस है, इसको यूज करके जितने भी नंबर्स बनते हैं उसको मैं डिराइव्ड नंबर्स कहूंगी। तो इसी तरीके से मैथ्स के अंदर टोटल 7 मेरे पास क्वांटिटीज हैं, जिनको यूज करके बाकी जितनी भी फिजिक्स है वो सारी उन्हीं क्वांटिटीज से मिलके बनी होती है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एग्जाम्पल देती हूँ, इसमें टोटल मेरे पास बेस क्वांटिटीज जैसे इसमें थी, इसमें टोटल 7 बेस क्वांटिटीज हैं। लेंथ, मास, टाइम, मीटर, लेंथ का मीटर हो गया, ये मेरे पास क्या है, 7 बेस क्वांटिटीज। डिराइव्ड क्वांटिटीज क्या होती हैं, जिनको आप मल्टीप्लाई करते या डिवाइड करते हो बेस क्वांटिटी से और वो ऑब्टेन हो जाती है। एग्जाम्पल, वॉल्यूम का क्या होता है, वॉल्यूम इज इक्वल टू लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ मल्टीप्लाई बाय हाइट, एनीवेज एरिया इज इक्वल टू लेंथ इनटू लेंथ। मतलब आप बेस को यूज करके डिराइव्ड क्वांटिटीज निकालते हो। एनीवेज ये इसके बाद एसआई यूनिट क्या होता है, देखें, अगर एक बंदे को एसआई यूनिट, हमारे पास हर चीज के ना बहुत सारी यूनिट्स हैं। फॉर एग्जाम्पल मुझे कोई चीज मेजर करनी है, अब उस मेजर करने के लिए मेरे पास क्या है, मेरे पास कौन कौन सा यूनिट है, हो सकता है मैं सेंटीमीटर में मेजर कर लूं, हो सकता है मैं मीटर में मेजर कर लूं, मेरे पास और भी हो सकता है मैं मिलीमीटर्स में मेजर कर लूं। तो ये डिफरेंट यूनिट्स हैं। अब मुझे क्या, साइंटिस्ट ने क्या किया, ये तो बड़ा कंफ्यूजिंग है। अगर फॉर एग्जांपल पाकिस्तान में कोई क्लोथ एक्सपोर्ट हो गया अमेरिका में, अब यहाँ पे जब मैंने मेजर किया तो फॉर एग्जाम्पल वो 2000 मीटर क्लोथ था, और वहां पे जब गया तो वो फॉर एग्जाम्पल वो किसी और में मेजरिंग कर रहा था, वो मीटर में नहीं कर रहा था। तो इसी तरीके से, या फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एक और एग्जाम्पल देती हूँ, तो उससे अगर मैं फॉर एग्जाम्पल ये कहती हूँ कि यहाँ पे मैं कहती हूँ कि ये चॉकलेट 20, मैंने एक्सपोर्ट की एक चॉकलेट जो कि 20 सेंटीमीटर के बराबर थी, लेकिन वहां पे गई तो उसको कंफ्यूजन हो रही थी कि अब कितने के बराबर होगी, तो वो हो सकता है अमेरिका पहुंचने के बाद वो कैलकुलेशन मिलीमीटर में करें, तो आंसर्स तो गलत आ जाएंगे। तो साइंटिस्ट ने इस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट्स बनाए कि दुनिया में जब भी कैलकुलेशन किसी भी इलाके में हो, चाहे वो अमेरिका में हो, चाहे वो फ्रांस में हो, चाहे कोई एक्सपोर्ट भी हो, चाहे कोई चीज इम्पोर्ट हो, सबके जितनी भी यूनिट्स होंगे वो सिस्टम इंटरनेशनल की बुक के मुताबिक, पहले से साइंटिस्ट ने एक बुक बनाई और उसमें बता दिया गया कि लेंथ आपने कभी भी मेजर करनी हो, चाहे आपने अमेरिका में पाकिस्तान से अमेरिका एक्सपोर्ट किया हो कुछ, आपने लेंथ को हमेशा मीटर में, अगर वो भी अपनी कैलकुलेशन करेंगे तो वो भी मीटर में करेंगे, आप अपनी कैलकुलेशन करोगे तो भी मीटर में करोगे। अगर आपने कभी भी मैथ्स मेजर, देखें मैथ्स के तो और भी यूनिट्स है, केजी की जगह ग्राम भी है। अब मैं कहती हूँ मैंने यहाँ पर 500 फॉर एग्जाम्पल ग्राम
उधर कोई चीज भेजी, अमेरिका भेज दी, वहां पर गया तो वो मुझे कहता है 0.5 है, अब उसको नहीं पता यूनिट कौन सा है, 0.5 है और वो अपनी कैलकुलेशन 0.5 के मुताबिक करे। मैंने 500 की चीज भेजी, 5 चीजें भेजी, 5 पैकेट्स भेजे, तो उसने क्या किया, 5 मल्टीप्लाई बाय 500 क्या बना, 5 5 25, 2500, 2500। और इधर मैंने 0.5 को 5 बॉक्सेस भेजे, क्यों, क्योंकि ये केजी में था, मल्टीप्लाई बाय 5 तो 0.5 मल्टीप्लाई बाय 5 जिस कैलकुलेटर करेंगे तो इसका आंसर कुछ और डिफरेंट, लेट मी चेक, 0.5 मल्टीप्लाई बाय 5 तो दैट इज 2.5। अब देख रहे हैं कितनी बड़ी वैल्यू इसका 2.5। तो अब जो भी बंदा था आपस में कंफ्यूज हो रहे थे कि ये क्या हो रहा है, वहां पे 2500 दिखा रहे हैं, यहाँ पे 2.5 दिखा रहे। तो इस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए उन्होंने एक टर्म निकाली जिसको हमने कहा सिस्टम इंटरनेशनल, जिसके मुताबिक हम क्या करते हैं, हम सारी चीजों को एक स्पेसिफिक उस रूल बुक के मुताबिक या स्पेसिफिक जो साइंटिस्ट ने बताया कि जब भी आपने कैलकुलेशन करनी है तो आपने SI यूनिट्स को यूज करना है। इसी वजह से जितनी भी आपकी फिजिक्स की पूरी बुक होगी, कोशिश करनी है, लाइक इट विल बी आवर फर्स्ट प्रेफरेंस कि हमारी अनलेस और अनटिल क्वेश्चन में डिफाइन हो, तो आपने हमेशा SI यूनिट को यूज करना है। लेंथ जब भी आएगी तो लेंथ बेशक उन्होंने जिस मर्जी में दिया, आपने उसको मीटर में रखना है, मैथ्स को कोशिश करनी है किलोग्राम में रखना है, किलोग्राम में रखना है, केजी में रखना है, टाइम को कोशिश करना है सेकंड में रखना है। टाइम के और भी तो यूनिट्स हैं जैसे कि मिनट और सेकंड, लेकिन आपने जब भी कैलकुलेशन करनी है आपको टाइम को सेकंड में रखना होगा। इलेक्ट्रिक करंट, एम्पियर और अच्छा, टोटल ये मेरे पास 7 बेस क्वांटिटीज हैं, इन्हीं को यूज करके आप सारी डिराइव्ड क्वांटिटीज बनाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अब बेस यूनिट है मेरे पास मीटर, तो मेरे पास मीटर पर सेकंड किसका है, स्पीड का है, तो स्पीड इज अ स्पीड बेस यूनिट। मेरे पास एक होता है बेस यूनिट और एक होता है डिराइव्ड यूनिट। बेस यूनिट क्या होता है, लेंथ को यूज करके मीटर, मास, सेकंड, इनको यूज करके बाकी जितने भी आपकी फिजिक्स होगी वो सारी आपने इनको यूज करके यही यूनिट्स को यूज करना है। जहां पर भी आपका वो आएगा, मीटर आपने यूज करना है, किलोग्राम यूज करना है, सेकंड, एम्पियर एंड सो ऑन, केल्विन। अब इस बात का क्या मतलब है, इस बात का ये मतलब है कि अगर फॉर एग्जांपल आपके पास एक टर्म आ जाए स्पीड, स्पीड का क्या होता है, मीटर पर सेकंड होता है। मीटर किसका यूनिट है, मीटर है लेंथ का, सेकंड किसका है, टाइम का है। तो इसका क्या मतलब है, लेंथ और टाइम, लेंथ और टाइम क्या है, बेस क्वांटिटीज हैं। तो मतलब क्या, स्पीड एक क्या है, स्पीड एक डिराइव क्वांटिटी है। ये मेरे पास क्या है, ये मेरे पास डिराइव्ड यूनिट्स हैं। तो ये मेरे पास कुछ हो गया। अब मैं आगे चलती हूँ, फिर हमारे पास आते हैं नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज स्पेशल यूनिट्स। कुछ हमारे पास डिराइव्ड यूनिट्स कुछ और होते हैं जैसे न्यूटन, जाउल और पास्कल, ये भी कुछ स्पेशल डिराइव्ड यूनिट है। अब आते हैं साइंटिफिक नोटेशन। साइंटिफिक नोटेशन क्या होती है, हमारे पास दो चीजें होती हैं, एक हमारे पास होती है नॉर्मल वैल्यू जैसे कि फॉर एग्जांपल, और एक हमारे पास होती है साइंटिफिक नोटेशन वाली वैल्यू जिसे मैं स्टैंडर्ड फॉर्म भी कहती हूँ। मेरे पास एक नॉर्मल वैल्यू है, फॉर एग्जांपल मेरे पास है 253, ये मेरे पास एक नॉर्मल वैल्यू है। 253 को मुझे कन्वर्ट करना होगा किसमें, मैं चाहती हूँ कि ये स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाए। तो स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए जब कहीं पर पॉइंट कहीं पर भी ना हो, या फॉर एग्जांपल मैंने इधर पॉइंट डाला था 25.3 था, मुझे इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है, तो ये जो पॉइंट है मैं इतना जम करूंगी कि फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट क्या है, जो जीरो ना और पहला डिजिट, उसके फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के सामने ये पॉइंट आ जाए, और जितना ये मूव करेगा वो 10 रेस पार होगा। फॉर एग्जांपल अभी ये कितना हुआ, 2 पॉइंट पीछे मूव किया 0.53, जब पीछे चला गया तो पॉइंट इधर खत्म हो गया, मल्टीप्लाई बाय 10 रेस पर। जब भी कोई चीज इस तरफ मूव करती है पॉइंट, तो जितना इस तरफ मूव करता है वही नंबर आपने लिखना है। तो मेरे पास 1 मूव किया तो मैंने इधर 1 लिख दिया। अब मैं एक और नंबर आपको देती हूँ, 253.4। अब मैंने इसको जंप कराना है और तब तक जंप कराना है जब तक ये मैं क्या करी हूँ, नॉर्मल से स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करी हूँ। मैं इसे इतना जंप कराऊंगी कि ये फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के सामने आ जाए। मैंने एक जंप किया नहीं, ये फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट, ये सेकंड नॉन जीरो, जीरो के अलावा जो डिजिट है, ये थर्ड नॉन जीरो डिजिट है, ये फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट,
ये सेकंड नॉन जीरो डिजिट, और मेरे पास क्या है, फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के सामने आ जाएगा, तो ये पॉइंट इधर आ जाएगा और यहाँ से ये पॉइंट एलिमिनेट हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। क्यों? क्योंकि उसने जंप कर ली, और जितना ये पॉइंट जंप करेगा, यहाँ से उसने जंपिंग स्टार्ट की, 2 पॉइंट्स आगे गया, तो मेरे पास नई वैल्यू क्या बनेगी, ये मैं आपको आसानी के समझानी, तो मेरे पास नई वैल्यू बनेगी 2.534 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज पर, जितना जंप इस तरफ करेगा उतना एक जंप, 2 जंप, तो ये मेरे पास क्या आ गया, ये मेरे पास आ गया 10 रेज पर पॉजिटिव 2। अब एक और करते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म, ये तो मेरे पास स्टैंडर्ड फॉर्म हो गई। एक और करते हैं, अगर मेरे पास, ये हम करते क्यों है, स्टैंडर्ड फॉर्म करने की जरूरत ही क्या है, हमें क्या ऐसा मसला पड़ा था, हम नॉर्मली क्यों नंबर नहीं लिख सकते, हम ये 25.3 था, इसे मैं नॉर्मल क्यों नहीं रख रही थी, यहाँ पे तो चलो नॉर्मल और स्टैंडर्ड फॉर्म कुछ दिल करे तो स्टैंडर्ड फॉर्म में कर लो, नहीं वरना नॉर्मल भी ठीक है। कुछ जगहों पे ऐसा था कि नंबर में ना जीरो बहुत ज्यादा थे, अब किसी ने कहा मुझे बताओ, मैथ्स में ना सवाल आ गया, सन का अर्थ से कितना डिस्टेंस है, अब मैं कहूंगी 1 और उसके साथ 20 जीरो, आई डोंट नो कि इतना है कि नहीं, बट मैं कहती हूँ सन का 20 जीरो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एंड सो ऑन, मैं हो सकता है एक आधा जीरो मिस कर दूं, तो कैलकुलेशन को कंफ्यूजिंग ना हो तो उसके लिए मैं किस में कन्वर्ट करती हूँ, मैं उसे कन्वर्ट करती हूँ स्टैंडर्ड फॉर्म में। ठीक हो गया, यहाँ तक आपको समझ आ गई। तो स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए मैं क्या करूंगी, जितने जीरो होंगे उतना वो पीछे पॉइंट, जैसे अब इस केस में मैं क्या करूंगी, ये मेरे पास नंबर है, मैंने कहा था जब आपके पास किसी भी नॉर्मल नंबर के अंदर पॉइंट कहीं पर ना हो तो आप अज्यूम कर ले वो पॉइंट पीछे है, 1 जंप, 2 जंप, 3 जंप, 4 जंप, 5 जंप, 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 21, ये एनीवेज यहाँ पे थोड़ी सी गलती हुई, तो अब मैं क्या करूँ, फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट यहाँ से यहाँ तक ये 21 बन रहा है मुझ, तो ये मेरे पास क्या हो गया, मैं पॉइंट को इधर से, जब पॉइंट कहीं पे ना हो तो पॉइंट इसका मतलब एंड में है, तो पॉइंट को मैंने जंप करा करा के मैं फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट जो जीरो ना हो उसके सामने ले गई, और बाकी नंबर आपने ये जीरो लिखे या ना लिखे फर्क नहीं पड़ते, और मल्टीप्लाई बाय 10 रेस पर जितना जंप किया है मैंने 20, इस तरफ मूव करेंगे तो जंप कितना होगा 20, उसका क्या उसे कहूंगी 21 जंप था, तो मैंने ये लिख दिया। तो अब ये मेरे पास नॉर्मल, नॉर्मल में इस तरह लिखा जाता है, साइंटिफिक स्टैंडर्ड फॉर्म में इस तरह लिखा जाता है। यहाँ तक आपको समझ आ गई है, आगे चलूं।